वेलकम टू शाजीमास क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का एनसीईआरटी 13.1। इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से फॉर्मूलाज का हमें यूज़ करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी के अंदर निकालने का है, तो फॉर्मूला जो अपने को अप्लाई करना रहेगा कौन सा होगा कि ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब देखो, अगर आप ये याद रखना चाहते हो ए बाई बी है तो इन दोनों का मतलब स्लैश के ऊपर और स्लैश के नीचे है, इसके ऊपर और नीचे का, ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी है। अगर बी बाई ए निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, मतलब इनका और इसका इंटरसेक्शन, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो आप बहुत ही आप जानते हैं 11th क्लास से बहुत अच्छे थे इसको, ठीक है ना। सेट्स में भी था, 11th की प्रोबेबिलिटी में भी था, और अब ये 12th की प्रोबेबिलिटी में भी आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। ए एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 और ई इंटरसेक्शन ये, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई बाई एफ। तो जैसे वो ई ए बाई बी था, ऐसे ही ई बाई एफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ओके, और अपॉन में डिनोमिनेटर वाला, ओके। तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है बेटा, 0.2, और एफ का वैल्यू कितना है, 0.3। डेसिमल डेसिमल कट आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। सेम नहीं होता तो बना लेते डेसिमल प्लेसेस को। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, एफ बाई ई के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। तो इंटरसेक्शन कितना है, 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.6, कट गया 2/6, दैट इज 1/3, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए बाई बी निकालो, जबकि आपके पास बी की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको खुद करना होगा। सेकंड वाला बहुत ही ईजी है। तो ए बाई बी के लिए आपको क्या यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अपने पास लिख लेते हैं। कितना है बेटा, 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें दिया हुआ है, उसे भी लिख लेते हैं 0.5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए अपने पास है इस बार 0.4। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हमें बी बाई ए दिया तो उसी को यूज करेंगे ना। तो बी बाई ए का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी बाई ए का वैल्यू कितना है, 0.4। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, नहीं पता, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.8। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 0.32। ए इंटरसेक्शन भी आ गया ना अपने पास, 0.32। अच्छा, सेकंड पार्ट में ए बाई बी तो आप खुद निकाल सकते हैं। मैं अब इसका थर्ड पार्ट करा देता हूँ, है ना। थर्ड पार्ट क्या निकालने का अपने को, ए यूनियन बी। तो फिर से वही अपना ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 0.8, बी की 0.5, इंटरसेक्शन अभी भी निकाला है 0.32। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 1.30, एंड 0.32। तो 30 में से 32 यानी कि 2 और माइनस हो जाएगा। तो 0, सॉरी यहाँ पर ना माइनस है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस है, ओके। जल्दी जल्दी में, हाँ, जल्दी का काम शैतान का है। चलिए, ये भी कितना बचा, 0.98, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए यूनियन बी निकालो, जबकि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये भी 5/13 है और ये भी 5/13 है। तो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/13, दैट इज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो कितने जाएगा वो, डिवाइड में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5/26। ए बाई बी दिया हुआ है, यूनियन निकालना है। तो ए बाई बी की हेल्प से पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ए बाई बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, 2/5, और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बचेगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 2/5, बी का प्रोबेबिलिटी कितना है, 5/13। तो अब अपने पास इंटरसेक्शन आ चुका है,
5 5 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा 2/13। अब अपने पास इंटरसेक्शन भी है, अब आपको बस यूनियन फाइंड आउट करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। ए और बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की कितनी है अपने पास 5/26, बी की कितनी है 5/13 और ये कितना है 2/13। बस एलसीएम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना है, फिर a/b/a। तो भाई यूनियन दिया तो यूनियन वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना। ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का फॉर्मूला कितना, यूनियन कितना दिया हुआ है 7/11, ए कितना दिया हुआ है 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन भी तो इधर आके प्लस का हो गया ना। अब इधर क्या बचा 6 प्लस 5 माइनस 7/11, सबका एलसीएम 11 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 5 कितना हो जाता है 11, 11 माइनस 7 इज 4, तो 4/11। अब मुझे ऐसा लगता है आप ये निकालने में सक्षम है, निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 इन सभी में ना E/F ही निकालना है, तो मैं बस एक ही पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसने बोला अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ई जो है कोई इवेंट है हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ कोई इवेंट है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, और हमें फाइंड आउट करने लिए बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। ओके, तो जबकि एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या होता है टोटल पॉसिबल चांसेस 2⁻³ नॉट 8 सॉरी 2⁻³ कितना हो जाएगा 8 चांसेस। तो इसके लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं। जैसे सबसे इजी वन क्या है कि तीनों को पहले हेड लिख लो, लास्ट में या स्टार्टिंग में एक टेल लगा दो। अब इस टेल को थोड़ा दूसरी जगह पे ले आओ और अब दूसरी जगह पे। ओके, ऐसे ही इनके ऑपोजिट लिख दो, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड। बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, आप कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको तो आता भी होगा क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए हो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये बोलता है कि ई एक ऐसा इवेंट है हेड ऑन थर्ड टॉस, तो ऐसा इवेंट जिसके लास्ट वाले पे हेड आता हो। शुरू में क्या रहा हमें उससे का मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि लास्ट वाले पे हेड हो। तो जरा आपको सामने है, तो देखते हैं ई में कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं। मेरे ख्याल से पहला वाला इवेंट आ जाएगा और HHT तो नहीं आएगा, HTH लास्ट में हेड है, THH इसमें भी लास्ट में हेड है और TTH। तो कितने हो गए 4 इवेंट हो गए। अच्छा एक FP दिया हुआ हमें हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, शुरू के 2 पे हेड होना चाहिए, तीसरे पे हेड हो या टेल हो या 20 रुपये हो। सॉरी 20 रुपये तो नहीं हो सकते, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब या तो शुरू के 2 पे हेड चाहिए, तीसरे पे कुछ भी हो। तो क्या कर देंगे 2 पे हेड, तो ये आ गया, और एक दूसरा वाला इवेंट, बस इसके अलावा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसके शुरू में 2 हेड हो। तो ये 2 इवेंट है। अब हमें क्या निकालना है E/F। E/F के लिए हमारे पास F होना चाहिए और E इंटरसेक्शन F होना चाहिए। तो हमारे पास इंडिविजुअली E और F के इवेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे उनका इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं हैंड टू हैंड। E इंटरसेक्शन F मतलब E वाले इवेंट में इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो लिख देंगे, बस एक ही इवेंट है जो कॉमन है HHH। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H के लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F कितना है बेटा, शायद एक ही इवेंट है उसमें, तो 1/8। और F में कितना है, F में हमारे 2 हैं तो 2/8, 8 8 काट जाएगा 1/2। ऐसे मत करना कि डायरेक्ट 1/2, नहीं, आपको टोटल इवेंट दिखाने रहेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल में से ही होती है। अगर टोटल नहीं लिखेंगे तो भैया हो गया काम, प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ अगर MCQ है फिर तो आप कैसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो सॉरी 10, 7 8 9 10, 7 8 9 तक ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, मतलब एक ब्लैक डाइस है और एक रेड डाइस है, और उसके बाद क्या कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम इज ग्रेटर देन 9। एक इवेंट हमें मिल गया सम इज ग्रेटर देन 9 एंड गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5, और दूसरा इवेंट क्या मिल गया कि ब्लैक पे ना 5 होना चाहिए। तो व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6 raised to the power 2। भाई 6 की पावर 2 क्यों आएगा,
क्योंकि अगर एक डाइस को एक बारी टॉस करते हैं तो 6 स्पेसेस हैं, तो 6 की पावर 1, दो बारी टॉस करेंगे 6 की पावर 2, तीन बारी टॉस करेंगे 6 की पावर 3। ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहता है। तो फिलहाल दो बारी टॉस किया है तो मतलब क्या, 6 टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे, 6 raised to the power 2 यानी कि 36। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये हमने दो डाइस रोल कर ली हैं, जो कि एक रेड कलर की है और जो कि एक ब्लैक कलर की है। हमने इनके बीच में कॉमास इंसर्ट करना चाहिए था, लेकिन कॉमा नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये 11 12 तो है नहीं, हमें पता है एक डाइस को यार कभी भी 11 नहीं आता, जब इस पर तो सिर्फ 6 तक होता है। तो दो डिजिट का आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए 11 22 23 ये तो बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ऐसा ही कुछ है ये। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या है इस पे, क्या आता है। ये शायद मैंने इवेंट गलत बना दिए हैं, एक बार जरा चेक करते हैं इनको। मुझे कुछ ये गलत लग रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने अब सही से लिख दिया है, वो रेड और कलर के चक्कर में ना मैंने जल्दी जल्दी में वो सारे एक जैसे ही कर दिए थे। तो चलिए अब ये देखो ना, दो कंडीशंस बोल रहा है। अ ब्लैक ऑब्टेनिंग सम इज ग्रेटर देन 9, मतलब जिनको जोड़ने पर 9 से ज्यादा आ सकता हो। तो दो डिजिट का मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है 12 6 6। तो 9 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब 9 से ज्यादा मतलब क्या, मतलब 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। तो इनको ढूंढ लेते हैं पहले, कहाँ है ये, जिनको जोड़ने पर 10 आता हो या 11 आता हो या 12 आता हो, तो यही वाले तो हुए। ठीक है ना, तो ये वो इवेंट्स हुए जिनको जोड़ने पर क्या आता है, 10 9 से ज्यादा। अच्छा, दूसरा इवेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले ए हमने लिख दिया, कौन कौन से आ रहे हैं ए में, 4 6 5 5 5 6 6 4 और 6 5 एंड 6 6। इसमें कितने हैं बेटा, 6 इवेंट आ गए, है ना। अब दूसरे वाले में क्या बोलता है ये कि ब्लैक डाई रिजल्टेंट 5, मतलब ब्लैक वाले पे 5 होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये वाले हैं, मतलब ब्लैक वाली डाई ना 5 होनी चाहिए। तो ये कितने इवेंट हो गए, ये बी इवेंट मान लेते हैं इसको। हाँ, बी वाला क्या बोल रहा है, 1 5 2 5 3 5 एंड 4 5 5 5 एंड 6 5। इत्तेफाक से ये भी 6 हैं। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ए बाई बी निकालें या बी बाई ए निकालें। जैसे हमने एक को ए ले लिया, एक को बी, या ई ले लेते हैं या एफ ले लेते हैं। तो हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ए बाई ई, ए बाई बी या ए बाई बी बाई ए। तो देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, एक इवेंट के साथ, ये जो दो इवेंट हमने लिखे हैं ए और बी, एक के साथ इसमें गिवन वाला वर्ड लिखा होगा। तो गिवन वाला किसके साथ लिखा है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, मतलब ये वाला नीचे आएगा, जो गिवन वाला है वो नीचे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो अपन ने निकाला ही नहीं है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं। इन दोनों में कॉमन तो शायद आपको वैसे भी दिख रहा होगा, 5 5 और 6 5 है। तो कॉमन क्या हो गया इसमें, 5 5 एंड 6 5। ओके, यानी कि इसमें दो इवेंट है। तो इंटरसेक्शन में कितने हैं, दो, यानी कि 2/36। और बी में कितने हैं, 6/36। तो 36 36 कट गए, 1/3 अपना आंसर आ गया। ऐसे ही बी वाला, ऐसे ही आप पहले ये ए वाला इवेंट लिख लेंगे ए, इसको लिख लेंगे बी, बी वाले के साथ गिवन है तो इसमें भी आप ए बाई बी निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ ए डाइस इज रोल्ड, ई इज द इवेंट 1 3 5 और एफ एक इवेंट है 2 3 और एक जी इवेंट है 2 3 4 5। तो हमें ई बाई एफ बाई ई बाई जी और जी बाई ई, इन चार में से मैं फर्स्ट में दो पार्ट है, सेकंड में भी दो पार्ट है, मैं बस एक ही कराऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल लेते हैं पहले। तो ई बाई एफ के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने बेटा, ई और एफ में कुछ कॉमन है, मतलब बस एक ही डिजिट कॉमन है, यानी कि 3। तो 3 कितनी बार है, एक ही तो नंबर है। तो 1/6 अपॉन एफ, कितना डिजिट में, एफ में कितने, दो, यानी कि 2/6, दैट इज 1/2। एफ बाई ई निकाल लेंगे। अब ऐसे ई बाई जी भी निकल आएगा, है ना, ई बाई जी। तो ई बाई जी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ई इंटरसेक्शन जी में कितने हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, मतलब दो एलिमेंट्स कॉमन है, यानी कि 2/36 और 2/6 ओनली, नॉट 36। हाँ,
2/6 एंड जी में कितना है 4/6 दैट इज 1/2। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, थर्ड वाले की बात करते हैं। वो थोड़ा दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ये देखिए ये कैसे बनेगा। अगर आप ऊपर वाले दोनों को देखते हैं ई बाई एफ, तो ई बाई एफ में क्या हुआ, स्लैश के ऊपर और जो नीचे है उसका इंटरसेक्शन। ई बाई जी स्लैश के ऊपर और जो नीचे है उसका इंटरसेक्शन। अब इसमें स्लैश के ऊपर क्या है, ई यूनियन एफ, यानी कि ई यूनियन एफ का जी के साथ इंटरसेक्शन। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। नीचे वाला तो नीचे ही रहता है ना, तो ई यूनियन एफ यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। ई यूनियन एफ तो मतलब पहले तो ई के सारे 1 3 5, अब एफ के सारे 3 आ चुका है तो बस 2 ही रहेगा। ओके, तो अब हमें ई यूनियन एफ मतलब इसमें और जी में कॉमन देखना है। क्या 2 3 5 3 कॉमन है, यानी कि 3/6, और जी में कितना है 4, यानी कि 4/6 दैट इज 3/4। सिमिलरली इसके अनदर पार्ट में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बाई, सॉरी जी नहीं है एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, जो स्लैश के ऊपर और जो स्लैश के नीचे है उन सभी का कॉमन पार्ट, यानी कि ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ई एफ जी तीनों में कॉमन क्या है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 3 कॉमन है। आपको भी यही लगना चाहिए, कुछ और लगेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब सेम ही आंसर आते हैं चाहे कोई भी करे। तो यानी कि 1/6 और जी में कितने हैं 4/6, यानी कि 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 difficult true false question, 500 easy MCQs and 400 difficult MCQs. If one question is selected at random from the question bank, what is the probability that will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो यहाँ पर भी दो इवेंट है, ठीक है ना, easy और given that MCQ। तो easy की probability MCQ के अंदर निकालनी है, ठीक है बेटा। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में यहाँ लिख लेते हैं पहले कौन सा है, ट्रू फॉल्स, और यहाँ लिख लेते हैं MCQs, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं टोटल। तो क्वेश्चन जो है इसमें ट्रू फॉल्स में कितने, ट्रू फॉल्स में इजी, यहाँ लिख लेते हैं इजी, यहाँ लिख लेते हैं डिफिकल्ट, ठीक है ना, और यहाँ लिख देते हैं टोटल। तो इजी, ट्रू फॉल्स की इजी कितना है बेटा 300, और डिफिकल्ट कितने हैं 200, यानी कि ट्रू फॉल्स का टोटल कितना हो गया 500। अच्छा, MCQs के इजी क्वेश्चंस कितने 500, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने 400, और टोटल कितना हो गया इसका 900। सिमिलरली इजी का टोटल कितना हो गया, जब ऐसे ऐड करेंगे तो 800, और ये हो जाएगा 600, और अगर हम टोटल का टोटल करें तो 1400 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इसमें जो है ना इजी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन दैट इज गिवन दैट MCQ, यानी कि ई इंटरसेक्शन M अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M। तो पहले हम देखते हैं इजी वाली है ना, इजी वाली लाइन कौन सी है, इजी वाली लाइन ये वाली है ना, और MCQ वाली लाइन कौन सी है, वो ये वाली है। तो इन दोनों में कॉमन कितने हैं 500, यानी कि 500 अपॉन 1400, और MCQ का टोटल कितना है 900, 900 अपॉन 1400, यानी कि आंसर आ गया 5/9। बाकी के क्वेश्चन तो इजी हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो अक्सर बोर्ड में रिपीट भी हो चुके हैं मैंने सारे करा दिए हैं, और इस जैसे भी आ जाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको वो वीडियो ला कर दे दूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।